चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में जैसे कि मून, अर्थ, हमारे जो भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में। और सबसे पहले इसमें टॉपिक है वो है यूनिवर्स। द यूनिवर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द मोस्ट डिस्टेंट स्टार्स to the earth. Nobody knows how big the universe is or whether it has any limits. Astronomers have observed that all the other galaxies in the universe are receding or traveling away from our own galaxy, the Milky Way. Because the galaxies are moving away from each other, many astronomers believe that they must have originally started from a single point in space. This is the evolutionary theory, sometimes popularly called the Big Bang theory. According to this theory, all the matter in the universe were originally concentrated in one lump, no larger than the size of the solar system, but with enormous density. About 10,000 million years ago, this lump exploded and the universe started its expansion. तो यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स में वो सब कुछ आता है जो अब एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हमारे प्लैनेट, अर्थ, स्टार्स से लेकर सब कुछ यूनिवर्स में आता है। किसी को नहीं पता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और इसकी लिमिट्स क्या है, मतलब इसका एंड पॉइंट कहाँ है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। मतलब बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर को मानना है कि यूनिवर्स ये ओरिजिनेट जो गैलेक्सीज़ हैं वो हमारी ओरिजिनेट हुई हैं एक सिंगल पॉइंट से। तो एक थ्योरी है, मतलब ये एक थ्योरी है इवोल्यूशनरी थ्योरी। इसी का दूसरा नाम है बिग बैंग थ्योरी, जिसके हिसाब से जो भी मैटर है हमारे यूनिवर्स में वो सब मिलके इकट्ठा होकर क्या बनाता है, एक लंप, जिसका साइज़ हमारे सोलर सिस्टम के साइज़ के बराबर होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, यानी कि बहुत कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मैटर कंसंट्रेटेड है। तो 10,000 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, दिस लंप एक्सप्लोडेड। ये जो लंप था, ये जो वो था मैटर का गोला, मैटर का जो भी गोला था वो एक्सप्लोड हो गया, फट गया, एंड यूनिवर्स स्टार्टेड इन एक्सपेंशन। यहीं से क्या हुआ, यूनिवर्स का एक्सपेंशन यानी फैलना स्टार्ट हुआ। गैलेक्सीज, ए वेरी बिग ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड ए गैलेक्सी। ए गैलेक्सी हैज़ बिलियन ऑफ स्टार्स इन इट। जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। और गैलेक्सीज में क्या होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। द सन, the earth, other planet, and all the stars that you can see in the sky belong to a galaxy called the Milky Way galaxy. तो जो हमारी गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में क्या आता है, सन आता है, अर्थ आती है, प्लैनेट्स आते हैं जैसे कि मार्स, यूरेनस, जुपिटर एट्सेट्रा और सभी स्टार्स। इन सबसे मिलकर क्या बनती है, मिल्की वे गैलेक्सी। इट इज़ ए स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी विद ए बल्ज इन द सेंटर। द सन इज सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द आर्म ऑफ द स्पाइरल। ऑन ए क्लियर नाइट इट appears like a band of light shining across the sky. गैलेक्सी का जो शेप होता है वो स्पायरल शेप होता है। इसके सेंटर में एक बल्ज होता है, और जो सन होता है वो स्पायरल शेप होती है, उसकी एक आर्म पे मतलब एक साइड में क्या होता है, सन सिचुएटेड होता है। स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स, देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स कंटेनिंग एन एवरेज ऑफ 100 बिलियन स्टार्स ईच। दस द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 22। तो हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, 100 बिलियन, एंड ईच गैलेक्सी यानी कि वन गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, 100 बिलियन। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टार्स निकालने, तो हम नंबर ऑफ गैलेक्सीज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ स्टार्स इन वन गैलेक्सी। ये कितना आता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 रेज टू द पावर 22। स्टार्स आर ह्यूज स्पिनिंग बॉल्स ऑफ हॉट ल्यूमिनस गैसेज। स्टार्स क्या है, हॉट गैसेस का गोला है, बॉल है, हॉट बॉल ऑफ हॉट गैसेस। मोस्ट स्टार्स आर मेड अप almost entirely of two gases, hydrogen and helium. In the center of the stars, hydrogen atom fuse to form helium atoms. During this process, huge atoms of energy is released in the form of heat and light. Thus, all stars give out their own light. The sun is also a star. It is medium-sized star. तो स्टार किससे मिलके बना है, दो गैसेस से मिलके बना है। पहली गैस है हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो स्टार के सेंटर में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन करके बनाती हैं, हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके बनाते हैं हीलियम एटम। तो जब जो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके हीलियम एटम बनाते हैं, इसी प्रोसेस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। इसी के कारण क्या होते हैं, स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है जो वो एमिट करते हैं, और इसी वजह से वो क्या करते हैं, रात में शाइन करते हैं। सन क्या है, सन भी एक स्टार है, इसका साइज़ क्या होता है, मीडियम साइज होता है। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम द अर्थ, द sun is the star closest to us. That is why
इट appears टू बी सो बिग। तो जो सन है ये हमारे अर्थ से बहुत मतलब करीब क्लोजेस्ट स्टार है, सबसे नज़दीकी स्टार है, इसीलिए ये साइज़ में इतना बड़ा दिखाई देता है। अदर स्टार्स appear like point of light as they are million of times farther away from the sun। और बाकी के जो स्टार्स हैं वो अर्थ से मतलब मिलियन ऑफ टाइम्स फार्दर अवे फ्रॉम, जितनी डिस्टेंस पे अर्थ से सन है उससे मिलियन ऑफ टाइम्स ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, पॉइंट साइज की। द सन इज़ नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। अर्थ से सन की डिस्टेंस है 150 मिलियन। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज़ अल्फा सेंचुरी। इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 4 × 10⁻13 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार है वो है अल्फ़ा सेंचुरी, जिसकी डिस्टेंस अर्थ से कितनी है, 4 × 10⁻13 किलोमीटर। अदर स्टार्स आर इवन फर्दर अवे, और बाकी के स्टार्स इससे भी ज़्यादा दूर है अर्थ से। सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। और जो इतनी बड़ी डिस्टेंस है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं लाइट ईयर की, इसको एक्सप्रेस करते हैं हम यूनिट में, जो कि कौन सी है, लाइट ईयर। तो ये लाइट ईयर है, ये यूनिट है डिस्टेंस की। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। यानी कि एक ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस तय करती है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक सेकंड में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 3 लाख किलोमीटर। दस द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट्स। यानी कि अगर हम सन की डिस्टेंस देखें अर्थ से, वो कितनी है, 8 लाइट मिनट। यानी कि सन से अर्थ पर जो लाइट आने में टाइम लगता है वो कितना लगता है, 8 मिनट। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज़ अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। अर्थ से अल्फा सेंचुरी जो स्टार है उसकी डिस्टेंस 4.3 लाइट ईयर्स। इसका मतलब अल्फा सेंचुरी स्टार से लाइट को अर्थ पर पहुंचने में टाइम जो लगता है वो लगता है 4 ईयर 3 months. Light from this star take over 4 whole year to reach us. This also means that when you look at Proxima Centauri today, you see it as it was 4.3 years ago. यानी कि अगर तुम अब प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार को देखोगे तो मतलब आप उसे कब देख रहे हो, आप उसको देख रहे हो 4.3 ईयर्स अगो। मतलब जब वो 4.3 ईयर्स अगो जैसा होगा, 4.3 ईयर्स अगो जैसा वो दिखेगा वो अब आपको दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ से लाइट को अर्थ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 4.3 ईयर्स। दस वी आर लुकिंग इनटू द पास्ट व्हेन वी लुक एट स्टार्स। तो जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हम किस में देख रहे होते हैं, हम पास्ट में देख रहे होते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेकेंड इन ए ईयर। तो 1 लाइट ईयर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जो लाइट की स्पीड है किलोमीटर में जो कितनी है 3 लाख किलोमीटर, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप एक ईयर में जितनी भी सेकंड्स होती हैं। तो 1 ईयर में डेज होते हैं 365, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 डे में जितने आवर होते हैं 24, 1 आवर में मिनट होती है 60 और 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर। ये आपकी लाइट ईयर में जो डिस्टेंस होती है वो निकल के आ गई। मूवमेंट ऑफ स्टार्स, इफ़ वी ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और ए ग्रुप ऑफ स्टार इन द स्काई फॉर अबाउट 2 hours or more, we find change in the position of star in the sky. We find that the star appear to move from east to west. A star which rises in the ईस्ट इन द इवनिंग, सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। तो आप जब रात के टाइम पे स्काई में स्टार को ऑब्जर्व करते हो काफ़ी लंबे समय के लिए, तो आप देखते हो कि उनकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती रहती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार हमें लगता है, हमको अपीयर होता है कि स्टार मूव करते हैं ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। जब इवनिंग में स्टार राइज करता है तो वो इस डायरेक्शन में होता है, और जब मॉर्निंग में जो स्टार है जो हमारा वो छिपता है सेट होता है तो वो किस डायरेक्शन में होता है, वेस्ट डायरेक्शन में। व्हेन वी आर इन ए मूविंग ट्रेन द नियर बाई ट्रीज एंड बिल्डिंग्स अपीयर्स टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू अवर direction of movement. Similarly, if the star appear to move from east to west, it means that the earth rotates from west to east.
यानी कि जब हम किसी बस में बैठे हो तो जब बस ट्रेवल करती है तो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें जो बिल्डिंग्स होती हैं और जो ट्रीज़ होते हैं वो जाते हुए दिखाई देते हैं। सेम केस यहाँ पर है, हमारा स्टार हमें अपीयर होता है मूव करता हुआ ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इसका मतलब है कि हमारी अर्थ कहाँ से कहाँ तक रोटेट कर रही है, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। इन अदर वर्ड्स द स्टार appears to rise from the east and set in the west as the earth rotate from west to east on its axis। तो जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे जब रोटेट करती है, घूमती है, तो किस डायरेक्शन में करती है, वो वेस्ट साइड में ईस्ट की तरफ। जब देखोगे तो आपको एक सबसे चमकीला तारा दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं सिरिस। कैसियोपिया Cassiopeia is another prominent constellation. It is visible in northern sky during winter in the early part of the night. नाइट में जब आप विंटर के टाइम पे नॉर्दर्न साइड में देखोगे तो आपको ये दिखाई पड़ता है। इट लुक्स लाइक ए डिस्टॉर्टेड लेटर W और M। ये M या W आपको जो इसकी शेप होती है वो M या W की तरह होता है। डिस्टॉर्टेड का मतलब यहाँ पे प्रॉपर M या प्रॉपर W नहीं बनेगा, वो M जैसा या W जैसा होगा। ऑल द स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशन आर सपोज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द इजिप्टियन क्वीन कैसियोपिया। तो यहाँ पे जितने भी इस कॉन्स्टलेशन में स्टार्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो ऐसे लगते हैं कि जैसे वो इमेज बना रहे हैं जो इजिप्टियन क्वीन थी कैसियोपिया की, इसलिए इसका नाम कैसियोपिया है। देखो ये रहा, इसको इधर साइड से देखोगे तो आपको ये W दिखेगा, आप दूसरी साइड से देखोगे तो ये आपको M दिखाई पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है द सोलर सिस्टम। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिजॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो सन और जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे कि मून, प्लैनेट, स्टार्स, इन सब से मिलके हमारा क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज़ जैसे कि प्लैनेट, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। और सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, कॉमेट्स आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं, मीटेरॉइड्स आते हैं, ये सब कुछ आता है। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ये जो क्या करते हैं, स्टार्स हुए, प्लैनेट्स हुए, ये सब सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि सन और प्लैनेट या सन और स्टार्स के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। Till 2006 there were 9 planets in the solar system. Pluto was the farthest planet from the sun. In 2006 the International Astronomical Union adopted a new definition of a planet. The scientists decided that Pluto is too small to be called a planet. It is now considered a dwarf planet. The number of planets has been therefore reduced to 8. तो 2006 तक क्या था, 9 प्लानिट थे हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक नई डेफिनेशन मतलब बताई प्लैनेट की, कि जो भी मतलब जो प्लूटो है वो हमारे सन से बहुत दूर है, इसलिए प्लूटो को एक प्लैनेट कंसीडर करना, मानने के लिए वो बहुत छोटा है। इसीलिए नंबर ऑफ प्लैनेट जो हैं, मतलब प्लूटो को आपने प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया। तो अभी आपके कितने प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में, 8। प्लूटो एंड अदर ड्वार्फ प्लैनेट लाइक इट आर कॉल्ड प्लूटॉइड। प्लूटो या प्लूटो जैसे और भी जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, प्लूटॉइड। ए प्लूटॉइड इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट दैट ऑर्बिट द सन एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन नेपच्यून एंड हैज़ इनफ मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू गिव इट ए नियर स्फेरिकल शेप। प्लूटॉइड क्या होता है, प्लूटॉइड मतलब एक स्फेरिकल शेप का प्लैनेट जो कि मतलब ड्वार्फ प्लैनेट है, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन उसकी डिस्टेंस क्या है, जो नेपच्यून प्लैनेट है उससे ज़्यादा, यानी कि वो प्लैनेट जिनकी डिस्टेंस सन से नेपच्यून प्लैनेट से ज़्यादा दूरी पर है, ऐसे प्लैनेट को हम क्या कहते हैं, प्लूटॉइड कहते हैं। द 2 known and named प्लूटॉइड्स आर प्लूटो एंड इरिस। तो 2 प्लूटॉइड्स कौन कौन से हैं, प्लूटो है, एरिस है। मोर प्लूटॉइड्स में बी फाउंड, और प्लूटॉइड भी पाए जा सकते हैं। प्लूटो अनदर ड्वार्फ प्लैनेट सिरिस लाइज इन एस्टेरॉयड बेल्ट, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड प्लूटॉइड।
एक और ड्वार्फ प्लैनेट है सिरिस, जो कि लाइज करता है एस्टेरॉयड बेल्ट में, इसलिए इसको हम प्लूटोइड नहीं बोलते हैं। द सन इज ए स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर। सन एक स्टार है जिसकी डिस्टेंस अर्थ से कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। लाइक ऑल स्टार्स द सन इज ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेज, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। बाकी स्टार्स की तरह सन भी क्या है, एक गोला है, किसका, गैसेस का, जिसमें मेनली कौन कौन सी गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इट इज़ अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर इन डायमीटर। तो जो सन की डायमीटर है वो कितनी है, 1.4 मिलियन किलोमीटर। दिस इज़ अबाउट 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की डायमीटर से कितना ज़्यादा है, 110 टाइम्स। कितना ज़्यादा है, 110 टाइम्स। द टेम्परेचर at its center is about 14 million degree Celsius, while its surface temperature is about 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सन के जो सेंटर में जो टेम्परेचर है वो है 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मिलियन, और सन की सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ एज वेल एज ऑन अदर प्लैनेट। अर्थ और अर्थ के साथ साथ बाकी के जितने भी प्लैनेट हैं, सभी प्लैनेट पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा मतलब हमें एनर्जी का सोर्स जो है वो है सन। द प्लैनेट्स seen from the earth, the planets look like star but they do not have light of their own। अगर हम अर्थ से बाकी प्लेनेट को देखें तो हमें कैसे दिखाई देते हैं, वो भी स्टार की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन स्टार्स में और प्लेनेट में ये डिफरेंस है कि स्टार्स की जो अपनी खुद की लाइट होती है, प्लेनेट की अपनी खुद की लाइट नहीं होती। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट डेट फॉल्स ऑन देम। मतलब प्लेनेट पे अगर लाइट आएगी तो वो उसको मतलब बहुत कम ही रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। स्टार्स ट्विंकल वेयर एज प्लैनेट डू नॉट। स्टार तारे चमकते हैं जबकि प्लैनेट नहीं चमकते। दे आर मच स्मॉलर देन स्टार्स। ऑल्सो द प्लैनेट कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्स। क्या होता है, प्लैनेट जो होते हैं स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, और जैसे कि स्टार्स के मुकाबले ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन भी चेंज करते रहते हैं। यहाँ इस टेबल में आपको डिफरेंस दिया गया है स्टार्स और प्लैनेट के बीच में। स्टार्स क्या है, स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट बट अपीयर लेस ब्राइट देन प्लैनेट। स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है लेकिन वो प्लैनेट के अकॉर्डिंग कम चमकते हैं। प्लैनेट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट बट अपीयर ब्राइटर देन स्टार्स। प्लैनेट के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो उनको लाइट कहाँ से मिलती है, सन से, लेकिन ये स्टार से ज़्यादा चमकते हैं। व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ द स्टार ट्विंकल। जब आप देखोगे अर्थ से तो स्टार क्या करते हैं, ट्विंकल करते, चमकते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट क्या है, ट्विंकल नहीं करते, टिमटिमाते हैं। मतलब प्लैनेट टिमटिमाते नहीं है और स्टार्स क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। मैसिव इन साइज, इनका साइज़ बहुत बड़ा है। मच स्मॉलर देन स्टार्स। प्लैनेट जो होते हैं स्टार के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। ये क्या है, गैसेस का गोला है। मोस्ट प्लैनेट आर मेड अप ऑफ रॉक्स। और प्लैनेट किससे बने हैं, चट्टान से। हैव वेरी हाई टेम्परेचर। इनकी टेम्परेचर क्या है, स्टार्स का बहुत ज़्यादा है और प्लैनेट्स का टेम्परेचर बहुत कम है। ए प्लैनेट हैज़ ए डिफाइनाइट इलिप्टिकल शेप्ड पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो प्लैनेट क्या करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जो पाथ जो होता है उसकी शेप कैसी है, इलिप्टिकल शेप। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। और इस पाथ को, इस रास्ते को जिस पे ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। हर प्लैनेट की अपनी अपनी ऑर्बिट होती है जिसमें ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिकॉज दे ऑलवेज मूव अराउंड द सन इन देयर ओन ऑर्बिट्स। जब जैसे कि हमारे 8 प्लैनेट हैं, मार्स, जुपिटर, तो जब ये सन के चारों तरफ अर्थ है चक्कर लगाते हैं तो ये टकराते नहीं हैं। क्यों नहीं टकराते, क्योंकि हर एक प्लैनेट की अपनी खुद की ऑर्बिट है और हर एक प्लैनेट अपनी ऑर्बिट पे क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता है। द टाइम टेकन बाई ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज़ कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। यानी कि एक प्लैनेट सन के चारों तरफ एक चक्कर कितने समय में लगा रहा है, उसको हम उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। यानी सन से कोई प्लैनेट जितनी ज़्यादा दूरी पे होगा उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब उसको एक चक्कर लगाने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। द प्लैनेट मरकरी विच इज़ क्लोजेस्ट टू द सन
takes only 88 days, whereas Neptune, being the farthest from the sun, take 165 years to complete one revolution. यानी कि मरकरी जो कि सन के बहुत पास है वो एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? 88 डेज में. नेपच्यून जो कि सबसे ज़्यादा दूर है सन से, उसको एक चक्कर लगाने के लिए सन का कितने लग जाते हैं? 165 years. Besides revolving around the sun, a planet also rotate on its own axis like a top. तो क्या होता है, एक तो प्लेनेट चक्कर लगाता है सन के चारों तरफ, एक जो प्लेनेट है उसकी खुद की ऑर्बिट होती है, वो अपनी ऑर्बिट पे घूमता है जैसे कि एक लट्टू घूमता है. द टाइम टेकन बाई ए प्लेनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन. यानी कि एक प्लेनेट दो चक्कर लगा रहा है, एक तो वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, एक वो अपने खुद के एक्सिस पे घूम रहा है. तो जब सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में उसको जितना टाइम लगेगा उसे कहते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. और अपने खुद के एक्सिस पे जब वो घूमता है और एक चक्कर जब कंप्लीट करता है उसको कहते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन. इट इज़ द लीस्ट फॉर जुपिटर ओनली 9 years. तो पीरियड ऑफ रोटेशन यानी कि जुपिटर जब अपने एक्सिस पे घूमेगा तो एक चक्कर कितने घंटे में लगाएगा? 9 घंटे में. सबसे कम पीरियड ऑफ रोटेशन जो होता है वो होता है जुपिटर के लिए. नहीं सॉरी, ओनली 9 hours. फिर जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, तो उसके साथ मतलब जैसे कि ऑब्जर्वर हम हुए तो हम भी रोटेट कर रहे हैं. तो जैसे कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो जो एक्सिस है उसके अलोंग अगर कोई स्टार होगा तो वो हमें क्या है, हमें वो स्टेशनरी यानी कि रेस्ट पे हमें दिखाई देगा, वो हमें मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा. देयर इज़ एक्चुअली द स्टार, the pole star which is situated in the direction of the earth axis. तो एक ऐसा स्टार जो हमें रेस्ट पे दिखाई देता है वो है पोल स्टार, क्योंकि ये जो अर्थ का एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है ये उसके अलोंग सिचुएटेड है. It does not appear to move. Remember, axis is stationary with respect to the moving surface of the earth. अर्थ घूम रही है, उसके रिस्पेक्ट में एक्सिस क्या है? स्टेशनरी है यानी कि रेस्ट पे. इन फैक्ट the star appears to move because of the rotation movement of earth. Their movement is not what it appears to earth. तो जो स्टार हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं, जो मूव करते हुए दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली में ऐसे हमें एपियर हमें दिखाई देते हैं, ऐसा होता नहीं है. वो इसे हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है. कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है? द स्टार्स दैट अपियर टू फॉर्म ए ग्रुप दैट हैज़ ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिलेशन. तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जिसकी कुछ ना कुछ मतलब शेप, एक आकृति बनकर आती है, उसको कहते हैं हम कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशंस वर डिवाइज्ड बाय एंशिएंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई. The shapes of constellation resemble objects familiar to these people. They divided the stars into groups and drew imaginary pictures around them, such as that of bear or hunter. This made it easier for them to remember the star pattern. उसके बाद you can easily identify some constellation in the night sky. For this, you should know what a particular constellation look like and where to look for it in the night sky. जब आप रात में देखोगे तो आपको कॉन्स्टिलेशन दिखाई देंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्स्टिलेशन कहाँ दिखाई देगा और कब दिखाई देगा. द शेप मतलब कौन सा कॉन्स्टिलेशन कहाँ दिखाई देगा और कैसा दिखाई देगा. द शेप ऑफ ए कॉन्स्टिलेशन ऑलवेज रिमेन्स द सेम डिस्टेंस एंड फॉर्म्स ए ग्रुप. जो कॉन्स्टिलेशन में जो स्टार्स होते हैं उनकी जो शेप होती है रिमेन्स द सेम डिस्टेंस, वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं और क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं. द स्टार्स in a constellation are actually unrelated. They are at widely varying distance from the अर्थ. जो कॉन्स्टिलेशन यानी कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है उसमें जो स्टार्स होते हैं वो अनरिलेटेड है, यानी कि वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है और वो अर्थ से अलग अलग दूरी पे है, लेकिन वो अर्थ से हमारे स्टार इतनी दूरी पे हैं कि हमको वो एक ही डिस्टेंस पे दिखाई देते हैं. हाउएवर व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ दे अपीयर टू बी एट सेम डिस्टेंस एंड फॉर्म ए ग्रुप. जो कॉन्स्टिलेशन में स्टार्स का जो ग्रुप है वो हमारी अर्थ से अलग अलग दूरी पे होता है, लेकिन अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी होने पर स्टार्स हमको एक ही डिस्टेंस पे दिखाई देते हैं. टुडे 88 constellations are recognized by the astronomer. Some constellations are described as follows. आज जो है
कितने कॉन्स्टिलेशंस हैं जिनके बारे में हमें पता है? 88, जिनमें से कुछ के बारे में आपकी बुक में दिया गया है। एक है अर्सा मेजर, जिसे कहते हैं ग्रेट बियर, और सेकंड है अर्सा माइनर, जिसे कहते हैं लिटिल बियर। यहाँ पे मेजर का मतलब होता है बड़ा, माइनर का मतलब छोटा। अर्सा मेजर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशंस विच यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज अर्सा मेजर। तो मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन जो आपको समर टाइम में नाइट में मतलब जल्दी दिखाई दे जाता है, अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट मतलब आप देखोगे तो इवनिंग के टाइम पे वो आपको दिखाई दे जाएगा, वो है हमारा अर्सा मेजर। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टिलेशन। तो ये जो कॉन्स्टिलेशन है इसमें कितने स्टार्स हैं? 7। इट अपीयर्स लाइक ए बिग लेडल, और ये किसकी तरह? एक बड़े चम्मच, जैसे हम कहते हैं चमचा, उसकी तरह दिखाई देता है। देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लेडल एंड 4 इन इट्स बोल। तो ये जो हमारा ये जो बिग लेडल है, बड़ी चम्मच जिसकी तरह ये हमें दिखाई देता है, उसमें से 3 स्टार्स उस चम्मच के हैंडल की फॉर्म में होते हैं एंड 4 स्टार्स जो उसका बाउल होता है उसकी फॉर्म में होते हैं। अर्सा मेजर, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, ये इनको सप्तऋषि भी कहते हैं। अर्सा मेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द बिग डिपर। अर्सा मेजर को हम बिग डिपर या फिर सप्तऋषि भी कहते हैं। दिस नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिपर विच इन ओल्डन डेज मीन्ड ए लार्ज स्पून यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो बिग डिपर नाम है ये इसका कहाँ से डिराइव किया गया है? वर्ड डिपर से, जिसका मतलब होता है एक बड़ी चम्मच जिसको पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर बिकॉज along with several other faint stars it formed the picture of a beer। इसको हम ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि और जो साइड में छोटे छोटे जो स्टार्स होते हैं उनके साथ मिलके ये क्या बनाता है? एक पिक्चर बनाता है बियर जैसी। इट्स इंडियन नेम इज़ सप्तऋषि, और इसका जो इंडिया में इसको जो क्या किस नाम से बुलाया जाता है? सप्तऋषि नाम से। एंड सेकंड कॉन्स्टिलेशन जो आपकी बुक में दे रखा है वो है अर्सा माइनर। माइनर मीन्स होता है स्मॉल या लिटिल, तो अर्सा माइनर मतलब लिटिल बियर। दिस इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार सिमिलर टू द अर्सा मेजर। अर्सा मेजर की तरह यहाँ पे भी कितने स्टार्स होते हैं? इसमें 7 स्टार, बट द पोल स्टार इज ए पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिलेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पोल स्टार है वो इस कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है। पोल स्टार हम अभी पीछे पढ़ के आए थे कि जो हमारी अर्थ होती है जो रोटेट करती है तो उसका जो एक्सिस होता है वो क्या होता है? अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी यानी रेस्ट पे होता है। तो उस एक्सिस के अलॉन्ग एक स्टार होता है जिसका नाम है पोल स्टार। वो भी हमें कैसा अपीयर होता है, कैसा दिखाई पड़ता है? रेस्ट पे दिखाई पड़ता है। तो वही पोल स्टार इस कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है। इट्स इंडियन नेम इज लघु सप्तऋषि। इसका इंडियन नेम क्या है? लघु सप्तऋषि। यहाँ पे ये हमें आपको दिखाई दे रखा है अर्सा माइनर, लघु सप्तऋषि। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल कितने स्टार्स हैं इसमें? 7। अब आते हैं ओरियन। ओरियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशियंट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। इट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग। लेट इवनिंग में विंटर के टाइम पे ये आपको दिखाई देगा। इट ऑल्सो हैव 7 और 8 ब्राइट स्टार एंड सेवरल फेंट स्टार्स। इसमें भी 7 या 8 ब्राइट स्टार मतलब चमकीले स्टार जो मतलब आपको इजीली दिखाई देंगे, और कुछ छोटे साइड में फेंट मतलब जो थोड़े हल्का हल्का चमकते हैं ऐसे स्टार्स भी हैं। ओरियन इज़ कॉल्ड द हंटर। ओरियन को हंटर कहते हैं। इट्स इंडियन नेम इज़ मृगा। इसका इंडियन नेम क्या है? मृगा। 4 ब्राइट स्टार मार्क द शोल्डर एंड लेग ऑफ द हंटर। तो जो 7 या 8 स्टार्स हैं ब्राइट स्टार्स, उनमें से जो 4 ब्राइट स्टार्स हैं वो हंटर की लेग और शोल्डर पे हैं। एंड द 3 स्टार मार्क्स इट बेल्ट। जो बेल्ट जहाँ जिस रीजन में बेल्ट लगाते हैं उस रीजन में जो 3 स्टार्स हैं वो होते हैं। अदर फेंट स्टार कंप्लीट द पिक्चर ऑफ द हंटर। और बाकी के फेंट स्टार्स और बाकी के स्टार के साथ मिलके ये क्या बनाते हैं? एक पिक्चर बनाते हैं हंटर जैसी। ये रही। तो देखो जो ब्राइट स्टार है ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो लेग्स पे है ये, और ये बेल्ट रीजन में है, और ये जो शोल्डर पे है ये हमारे ब्राइट स्टार्स हैं। और बाकी के ये जो फेंट स्टार्स हैं इन सब के साथ ये मिलके कैसी पिक्चर बना रहा है? हंटर की पिक्चर। द ब्राइटेस्ट स्टार सिरस इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। जो सबसे चमकीला तारा है सिरस, वो ओरियन, जो ये ओरियन हमारा कॉन्स्टिलेशन है इसके नज़दीक लोकेटेड होता है। टू लोकेट सिरस
इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार ऑफ ओरियन. तो लुक along this line toward the east. This line will lead you to a very bright star. It is Sirius. तो आपको क्या करना है, आपको स्काई में देखना है सबसे चमकीला तारा सिरस. तो आप क्या करोगे, जो आपका ओरियन है जिसमें 7 या 8 ब्राइट स्टार्स होते हैं, जिसमें जो 3 स्टार होते हैं बेल्ट रीजन में, उन 3 स्टार्स के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन में ईस्ट की तरफ जब देखोगे तो आपको एक सबसे चमकीला तारा दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं सिरस. Cassiopeia is another prominent constellation. It is visible in northern sky during winter in the early part of the night. Night में जब hours 55 minute and the most for the Venus 243 days. तो सबसे ज़्यादा पीरियड ऑफ रोटेशन है वो है वीनस के लिए, कितना 243 डेज. सबसे कम है किसके लिए, जुपिटर के लिए 9 hours 55 minutes. Some planets are known to have moons या सैटेलाइट रिवॉल्विंग राउंड दैम. कुछ प्लैनेट्स के पास क्या है, मून्स, जिनको हम सैटेलाइट भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं. प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं और सैटेलाइट या मून ये प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं. एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट. मतलब कोई भी सेलेस्टियल बॉडी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाती है. तो जो बॉडी चक्कर लगाती है उसको हम, जिस बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है उसका सैटेलाइट कहते हैं. जैसे कि प्लैनेट किसका चक्कर लगा रहे हैं, सन का. तो सन का सैटेलाइट क्या होगा, प्लैनेट, जैसे कि अर्थ, मार्स, ये सब. लेकिन अर्थ का चक्कर कौन लगाता है, मून. तो अर्थ का सैटेलाइट क्या होगा, मून. दस द अर्थ कैन बी सेड टू बी ए सैटेलाइट ऑफ द सन. इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ किसका सैटेलाइट है, सन का, क्योंकि अर्थ चक्कर लगा रही है सन का. दो जनरली वी कॉल इट ए प्लैनेट ऑफ द सन. लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, सन का प्लैनेट. वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट. मून इज सैटेलाइट. और हम जो सैटेलाइट टर्म है वो उनके लिए यूज़ करते हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज़ किसका चक्कर लगाती हैं, प्लैनेट का. तो अर्थ का सैटेलाइट क्या है, मून. अर्थ का सैटेलाइट है मून. फर्स्ट 4 प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर द सन देन द अदर 4 प्लैनेट. 8 में से जो पहले 4 प्लैनेट हैं, जैसे कि 8 में से जो पहले 4 प्लैनेट है, जैसे कि मरकरी हुआ, वीनस हुआ, अर्थ हुआ, मार्स हुआ, ये सन के बहुत पास हैं. जबकि अदर 4 प्लैनेट हैं वो सन से बहुत दूर हैं. दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट. जो प्लैनेट सन के बहुत करीब हैं उनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट. द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू सैटेलाइट और मून्स. जो इनर प्लैनेट है इनके क्या है, बहुत ही कम सैटेलाइट हैं, या तो है ही नहीं, है तो फिर बहुत कम, 1 या 2 ऐसे. द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स नेमली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मच फार्दर ऑफ देन द इनर प्लैनेट. दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स. वो प्लैनेट जो सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, जैसे कि हमारा जुपिटर हुआ, सैटर्न हुआ, यूरेनस हुआ, नेपच्यून हुआ, इन सबको हम क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स. दे हैव ए रिंग सिस्टम अराउंड देम. इनके चारों तरफ क्या होती है, रिंग होती है. द आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स. और आउटर प्लैनेट्स के बाद बहुत सारे मून्स होते हैं जिनको हम सैटेलाइट भी कहते हैं. अब आते हैं सबसे पहला प्लैनेट मरकरी. द प्लैनेट मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन. सन के सबसे करीब जो प्लैनेट है वो है मरकरी. इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट क्या है, मरकरी. इट कैन बी ऑब्जर्व्ड जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द हॉरिजन. अगर आपको मरकरी प्लैनेट देखना है तो आप सूरज उगने से पहले या सूरज छिपने के बाद देख सकते हो. मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन. अपना खुद का मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है. बीइंग वेरी क्लोज टू द सन, सन के बहुत पास होने के कारण मरकरी इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे. दिन के समय मरकरी क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है. अबाउट इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर आपको दे रखा है 400 डिग्री सेल्सियस. इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड एन एटमॉस्फेयर. यहाँ पे मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर द हीट इज़ क्विकली लॉस्ट एट नाइट एंड बिकम्स टू कोल्ड अबाउट -200 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे जो ये मरकरी है, यहाँ पे क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके कारण
यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर ना होने के कारण दिन में यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई 400 डिग्री सेल्सियस। रात के टाइम क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, -200 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब दिन में यहाँ पे बहुत गर्म रहता है और रात के टाइम यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है। वीनस क्या है, वीनस इज़ अबाउट द सेम साइज एज द अर्थ एंड इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अर्थ के सबसे क्लोज प्लैनेट जो है वो है वीनस, और वीनस का साइज भी उतना ही है जितना अर्थ का है। इट अपीयर्स ब्राइट ड्यू टू इट्स क्लाउडी एटमॉस्फेयर which reflects almost 75% of sunlight that falls on it। तो ये हमें ये चमकीला दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ पे क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, और जो सन से जो सनलाइट आती है तो ये ऑलमोस्ट 75% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन ईस्टर्न स्काई 1 to 3 आवर बिफोर सनराइज। तो हम अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में देखो सनराइज के 1 से 3 घंटे पहले तो आपको वीनस दिखाई देगा। समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई 1 to 3 आवर्स आफ्टर सनसेट। और सनसेट होने के 1 से 3 घंटे बाद अगर आप देखोगे वेस्ट डायरेक्शन में तो भी आपको क्या है, वीनस दिखाई देगा। Therefore, it is often called a मॉर्निंग स्टार और एन इवनिंग स्टार। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। ऑल्दो इट इज़ नॉट ए स्टार, जबकि ये एक स्टार है नहीं। इट अपीयर्स एज एन इवनिंग स्टार जस्ट अबव द वेस्टर्न हॉरिजन फॉर 292 डेज। तो ये हमें दिखाई पड़ता है इवनिंग स्टार की तरह वेस्टर्न हॉरिजन में कितने दिन के लिए, 292 डेज़ के लिए। वीनस कैन नॉट बी सीन वेरी हाई इन द स्काई फॉर द नेक्स्ट 292 डेज। इट अपीयर्स इन ईस्टर्न स्काई एज मॉर्निंग स्टार। मतलब 292 डेज़ के लिए तो ये हमें इवनिंग स्टार की तरह दिखाई देता है, और 292 डेज़ के लिए ये हमें ईस्टर्न स्काई में देखें तो मॉर्निंग स्टार की तरह दिखाई देता है। वीनस हैज़ नो सैटेलाइट और मून ऑफ इट्स ओन। वीनस का भी अपना खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई मून नहीं है। वीनस इज़ अ वेरी हॉट प्लैनेट। वीनस भी बहुत हॉट प्लैनेट है। इसका टेम्परेचर होता है 480 डिग्री सेल्सियस, इवन हॉटर देन मरकरी। मरकरी से भी ज़्यादा होता है। दो इट इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द सन। क्या होता है, सन के पास होता है पहले मरकरी देन वीनस। मरकरी पास है लेकिन मरकरी का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है, और मरकरी से भी दूर वीनस है, लेकिन वीनस का टेम्परेचर क्या है, मरकरी से भी ज़्यादा है, 480 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर विच एब्जॉर्ब हीट। वीनस में क्या है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, मरकरी में तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, लेकिन वीनस के पास एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका परसेंटेज ज़्यादा है, जो कि क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है। इसके लिए जो वीनस है इसका टेम्परेचर मरकरी से भी ज़्यादा होता है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब हम रोटेशन पढ़ रहे थे स्टार्स का इसी चैप्टर में, तो हमने पढ़ा था कि अर्थ हमारी रोटेट करती है वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, जबकि इसका ऑपोजिट जो होता है वीनस रोटेट करता है ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, जिस डायरेक्शन में हमारे स्टार मतलब मूव करते हुए अपीयर होते हैं। इट मीन्स दैट on Venus the sun would rise in the west and set in the east। इसका मतलब कि वीनस, अगर हम वीनस प्लेनेट की बात करें तो वहाँ पे सन किस डायरेक्शन में राइज करता है, किस डायरेक्शन में उगता है, वेस्ट में, और किस डायरेक्शन में छिपता है, ईस्ट में। इफ़ यू ऑब्जर्व वीनस थ्रू ए टेलीस्कोप यू कैन सी फेजेस ऑफ वीनस। इट शोज़ फेजेस जस्ट लाइक द मून। अगर आप एक टेलीस्कोप से वीनस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसमें फेज दिखाई देंगे वीनस के, जैसे कि मून के होते हैं। अर्थ फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। अगर आप स्पेस से देखो तो आपको अर्थ कैसी दिखाई पड़ती है, नीले और ग्रीन रंग की। क्यों, जैसे कि सनलाइट आई अर्थ से तो वाटर ने रिफ्लेक्ट किया तो कैसा कलर दिखाई देगा, ब्लू। और जो लैंड है जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, अगर वहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ सनलाइट का तो कैसे अपीयर होगी, ग्रीन कलर की। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम
ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लैनेट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो है अर्थ। सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यहाँ का जो इन्वायरमेंट कंडीशन है उस वही रिस्पॉन्सिबल है, उसी की वजह से क्या है यहाँ पे जीवन या फिर लाइफ एग्जिस्ट करती है। दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जिसमें से एक रीज़न ये भी है कि ये सन से सही डिस्टेंस मतलब एकदम सही दूरी पर है, सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सूटेबल एटमॉस्फेयर एंड ए ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये सन से एक सही डिस्टेंस पे है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे वाटर भी है, सूटेबल एटमॉस्फेयर भी है और ओजोन भी है यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। बीइंग एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज़ नॉट एज हॉट एज मरकरी और वीनस, नॉर इज़ इट एज कोल्ड एज द प्लैनेट विच आर फर्दर अवे। तो सन से सही दूरी पर होने के कारण अर्थ का टेम्परेचर ना तो इतना ज़्यादा है मरकरी और वीनस की तरह, ना ही इतना कम है बाकी प्लैनेट्स जो कि सन से दूर हैं। इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग द गैसेज ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड बाय प्लांट्स फॉर देमसेल्व्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। तो क्या है कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है जिसमें गैसेस आती हैं, ऑक्सीजन जैसे कि हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। इट हैज़ वाटर इन लिक्विड फॉर्म, अर्थ पे आपको पानी मिलेगा लिक्विड की फॉर्म में, विच इज़ असेंशियल फॉर लाइफ, और पानी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेयर ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर स्टॉप हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। तो ओजोन जो होती है, ओजोन हमारी प्रोटेक्ट करती है हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से जो कि सन से आती हैं। तो ये जो सन से जो यूवी रेज आती है ओजोन क्या करती है, उसको ब्लॉक कर देती है, जमीन अर्थ पर पहुंचने ही नहीं देती। द अर्थ रोटेट्स अबाउट्स its imaginary axis. The portion of the earth facing the sun at any time has day. The portion facing away has night. तो क्या होता है, अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमती है, तो वो पोर्शन अर्थ का जो सन को फेस कर रहा होता है तो डे होता है, और जो पोर्शन अर्थ का सन को फेस नहीं कर रहा होता वहाँ पे क्या होती है, ऑफ ओजोन। तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये सन से एक सही डिस्टेंस पे है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे वाटर भी है, सूटेबल एटमॉस्फेयर भी है और ओजोन भी है यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। बीइंग एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज़ नॉट एज हॉट एज मरकरी और वीनस, नॉर इज़ इट एज कोल्ड एज द प्लैनेट विच आर फर्दर अवे। तो सन से सही दूरी पर होने के कारण अर्थ का टेम्परेचर ना तो इतना ज़्यादा है मरकरी और वीनस की तरह, ना ही इतना कम है बाकी प्लैनेट्स जो कि सन से दूर हैं। इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग द गैसेज ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड बाय प्लांट्स फॉर देमसेल्व्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। तो क्या है कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है जिसमें गैसेस आती हैं, ऑक्सीजन जैसे कि हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। इट हैज़ वाटर इन लिक्विड फॉर्म, अर्थ पे आपको पानी मिलेगा लिक्विड की फॉर्म में, विच इज़ असेंशियल फॉर लाइफ, और पानी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेयर ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर स्टॉप हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। तो ओजोन जो होती है, ओजोन हमारी प्रोटेक्ट करती है हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से जो कि सन से आती हैं। तो ये जो सन से जो यूवी रेज आती हैं ओजोन क्या करती है, उसको ब्लॉक कर देती है, जमीन अर्थ पर पहुंचने ही नहीं देती। द अर्थ रोटेट्स अबाउट्स its imaginary axis. The portion of the earth facing the sun at any time has day. The portion facing away has night. तो क्या होता है, अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमती है, तो वो पोर्शन अर्थ का जो सन को फेस कर रहा होता है तो डे होता है, और जो पोर्शन अर्थ का सन को फेस नहीं कर रहा होता वहाँ पे क्या होती है, नाइट। एज द अर्थ रोटेट्स डे एंड नाइट फॉलो ईच अदर, और जैसे जैसे अर्थ घूमती है तो क्या होता है, दिन और रात
होती है। द अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 1/4 days। मतलब लगभग सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में अर्थ को इतने लग जाते हैं, 1 ईयर लग जाती है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट बट टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23 होल 1/2 डिग्री। यानी कि जो एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है, अपने खुद का एक्सिस, वो अर्थ का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर नहीं है, उससे थोड़ा सा, यानी कि 23 होल 1/2 डिग्री एंगल से क्या है, रोटेट, घुमा हुआ है। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। और ये जो एंगल है, जितने एंगल से थोड़ा सा जो टिल्ट है, जो थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसी के कारण क्या होता है, अर्थ पे सीजन बदलते हैं। द टिल्टिंग ऑफ द एक्सिस ऑफ rotation of earth always remain in the same direction. When the northern hemisphere is tilted toward the sun, it is summer in the northern hemisphere while it is winter in the southern hemisphere. तो ये जो northern hemisphere, अगर northern hemisphere sun की तरफ होगा तो northern hemisphere में क्या होगी, summer होगी, और southern hemisphere में क्या होगी, winter होगी। द अर्थ हैज़ ओनली 1 नेचुरल सैटेलाइट। जो नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो वो अर्थ के पास केवल एक है, यानी कि अर्थ के पास एक मून है, मार्स। मार्स अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। तो हमें मार्स कैसे दिखाई पड़ता है, लाल रंग का, इसलिए हम इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इट इज़ ए रॉकी प्लैनेट अबाउट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। ये भी क्या है, मतलब मोस्टली किससे बना हुआ है, मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था स्टार्स का और प्लैनेट को, तो वहाँ पे पढ़ा था कि स्टार्स बने होते हैं गैस से, प्लैनेट बने होते हैं रॉक से। तो ये भी किससे बना है, चट्टान से। इसका जो साइज़ है वो अर्थ के साइज़ का आधा है। इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विद क्रेटर्स एंड माउंटेन्स। यहाँ पे माउंटेन्स पाए जाएंगे, क्रेटर्स पाए जाएंगे। मार्स हैज़ ए वेरी थिन एटमॉस्फेयर। इट इज़ ए कोल्ड प्लैनेट विद टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -120 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट। तो मार्स जो है वो डिस्टेंस पर है सन से, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -120 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, यानी इसके पास कितने सैटेलाइट हैं, 2। जुपिटर। Jupiter is the largest planet of the solar system. It is so large that about 1300 Earths can be placed inside the giant planet. जुपिटर जो है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लानट है सोलर सिस्टम का। इसको हम जेंट प्लानट भी कहते हैं। जेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा। ये इतना बड़ा है कि इसमें अगर आप देखो तो इस एक सिंगल प्लानट पे 1300 अर्थ फिट कर सकते हो आप। मतलब उसमें कितनी अर्थ आ जाएंगी, 1300। Jupiter is only about 318 times that of our Earth. हमारी अर्थ का जो साइज है उससे 318 गुना जुपिटर है। जुपिटर रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे जुपिटर बहुत तेज घूमता है। इट सीम्स टू कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर देखें तो इसमें क्या पाया जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। इट इज़ ए कोल्ड प्लैनेट। सन से काफ़ी दूरी पर है, तो ये भी कैसा होगा, कोल्ड प्लैनेट। यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत कम होगा। इट हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट। इसके चारों तरफ रिंग्स होती हैं। इट कैन बी ईजिली रिकोगनाइज एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। आप अगर इसको देखें तो आप आसानी से पहचान सकते हो, क्योंकि ये बहुत चमकता है। इट कैन बी सीन फॉर अबाउट हाफ द ईयर इन द इवनिंग स्काई। अगर देखें तो आधे साल तक ये आपको किस टाइम दिखाई देगा, इवनिंग में। इट्स ब्राइट अपीयरेंस is due to its thick atmosphere which reflects most of the sunlight that falls on it। मतलब जुपिटर पे जितनी भी सनलाइट पड़ती है ये सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण ये हमें क्या है, बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है। जुपिटर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। जुपिटर के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। अगर आप टेलीस्कोप की हेल्प से देखो तो आप इसके 4 मून तो ईजिली देख सकते हो। Saturn. It is the second largest planet. It is seen in the sky with unaided eye as bright yellow planet. तो सबसे जुपिटर के बाद जो दूसरा प्लेनेट जो बहुत बड़ा है वो है सैटर्न। और ये कैसे कलर का दिखाई, कैसे प्लेनेट है, येलो प्लेनेट है। 3 वाइड रिंग्स अराउंड दिस प्लेनेट। इसके चारों तरफ 3 रिंग आपको दिखाई देंगी।
These rings are not visible with the unaided eyes but can be seen with the help of small telescope. अगर आइज़ की हेल्प से आप देखना चाहो तो ये रिंग आपको दिखाई नहीं देंगी. जब आप टेलीस्कोप से देखोगे तो 3 रिंग आपको क्लियरली विजिबल होती हैं. दीज रिंग्स आर मेड ऑफ आइस एंड डस्ट. और ये जो रिंग्स होती हैं सैटर्न के चारों तरफ, ये किसकी बनी होती हैं? ये बनी होती हैं आइस की एंड डस्ट की. सैटर्न हैज़ ए डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड दैट मेक्स इट द लीस्ट डेंस प्लैनेट अमोंग द प्लैनेट. सैटर्न की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब अगर आप इसका वॉल्यूम लेते हो तो उसमें कितना मास, जितना मास ऑक्यूपाई करता है उसको कहते हैं उसकी डेंसिटी. तो इसकी डेंसिटी क्या है? वाटर से भी कम होती है. इसको इसलिए लीस्ट डेंस प्लैनेट कहते हैं सभी प्लैनेट्स में से. इट ऑल्सो कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन. ये भी हाइड्रोजन से बना है. इट इज़ वेरी कोल्ड. ये भी बहुत ठंडा है. सैटर्न के पास भी लार्ज नंबर ऑफ मून्स होते हैं. यूरेनस, इट अपीयर्स ग्रीन व्हेन सीन थ्रू ए पावरफुल लार्ज टेलीस्कोप बीइंग वेरी फार अवे. यूरेनस सन से बहुत दूरी पर है और अगर आप टेलीस्कोप से देखो तो ये आपको कैसे कलर का दिखाई देता है? ग्रीन कलर का. लाइक वीनस, वीनस की तरह यूरेनस भी कहाँ से कहाँ रोटेट करता है? ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में. द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट it has highly tilted rotational axis because of which it appears to roll along on its orbit. Most यूरेनस इज़ दैट इट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस, यानी कि जिस एक्सिस पे यूरेनस रोटेट करता है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, बहुत ज़्यादा घूमा हुआ है. बिकॉज ऑफ विच इट अपीयर्स टू रोल अलॉन्ग ऑन इट्स ऑर्बिट. मतलब जिसकी वजह से ये क्या है? रोल करता हुआ, अपने एक्सिस पे रोल करता हुआ दिखाई पड़ता है. इट इज़ वेरी कोल्ड प्लैनेट. सन से बहुत ज़्यादा दूरी पर होने के कारण ये कैसा है? बहुत ही ठंडा प्लैनेट है. नेपच्यून, बीइंग वेरी फार अवे इट कैन ओनली बी सीन थ्रू ए पावरफुल लार्ज टेलीस्कोप. सन से बहुत ज़्यादा दूरी पर होने के कारण इसको हम किससे देख सकते हैं? केवल टेलीस्कोप से. इट अपीयर्स ब्लूइश, नीले रंग का दिखाई देता है. इट इज़ वेरी कोल्ड प्लैनेट. और ये भी कैसा है? बहुत ही ठंडा प्लैनेट है. सम अदर मेंबर्स ऑफ सोलर फैमिली. तो सोलर फैमिली में हमने पढ़ा प्लैनेट्स के बारे में. अब हम कुछ और मेंबर्स हैं सोलर फैमिली के जिसके बारे में पढ़ेंगे. देयर आर सम अदर बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड द सन. तो सन के चारों तरफ हमने देखा कि प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं. उसके साथ साथ और भी हमारे सोलर सिस्टम में बॉडीज़ हैं जो सन के चारों तरफ घूमती हैं, जिसमें हमारे आते हैं एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स और भी बहुत कुछ. तो इसमें सबसे पहले दे रखा है एस्टेरॉइड्स. देयर इज़ ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. दिस गैप इज़ ऑक्यूपाइड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जिनको कहते हैं एस्टेरॉइड्स. तो एस्टेरॉइड क्या होता है? जैसे हमारा मार्स है और जुपिटर है, तो मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट है ये अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं. तो इन दोनों की ऑर्बिट के बीच में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गैप होता है. तो इस गैप में क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्टार की तरह, स्टार लाइक होते हैं, यानी कि जो स्टार नहीं होते उनके जैसे होते हैं. उनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड का मतलब होता है स्टार लाइक. दे कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप्स. ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको मतलब अपनी आँखों से देखें तो नहीं देख सकते. इनको हमें देखना होगा तो किसकी हेल्प से देखेंगे? टेलीस्कोप्स की हेल्प से. एस्टेरॉइड्स आर रॉकी मेटेलिक ऑब्जेक्ट, मतलब ये रॉक, मेटल जैसे, और रॉक मतलब चट्टान जैसे हार्ड नहीं होता, इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं. द साइज ऑफ एस्टेरॉइड्स वेरीज फ्रॉम बेयरली ए किलोमीटर टू फ्यू हंड्रेड किलोमीटर. इनका साइज़ फ्यू किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक हो सकता है. लार्जेस्ट एस्टेरॉइड हैज़ ए डायमीटर होते हैं जो कि स्टार की तरह, स्टार लाइक होते हैं, यानी कि जो स्टार नहीं होते उनके जैसे होते हैं. उनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड का मतलब होता है स्टार लाइक. दे कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप्स. ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको मतलब अपनी आँखों से देखें तो नहीं देख सकते. इनको हमें देखना होगा तो किसकी हेल्प से देखेंगे? टेलीस्कोप्स की हेल्प से. एस्टेरॉइड्स आर रॉकी मेटेलिक ऑब्जेक्ट, मतलब ये रॉक, मेटल जैसे, और रॉक मतलब चट्टान जैसे हार्ड नहीं होता, इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं. द साइज ऑफ एस्टेरॉइड्स वेरीज फ्रॉम बेयरली ए किलोमीटर टू फ्यू हंड्रेड किलोमीटर. इनका साइज़ फ्यू किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक हो सकता है. लार्जेस्ट एस्टेरॉइड हैज़ ए डायमीटर ऑफ 770 किलोमीटर. जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है उसकी डायमीटर कितनी है? 770 किलोमीटर. दे आर नोन एज माइनर प्लैनेट. ईच एस्टेरॉइड हैज़ इट्स ओन ऑर्बिट. इनको हम माइनर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. जैसे कि प्लैनेट
प्लैनेट होते हैं अर्थ, मार्स, इनकी अपनी खुद की ऑर्बिट होती है। एस्टेरॉइड्स की भी क्या होती है, अपनी खुद की ऑर्बिट होती है। कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। और जो कॉमेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो वो जो घूमते हैं वो भी अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं। उनकी ऑर्बिट की भी शेप कैसी होती है, उनकी ऑर्बिट की शेप होती है इलिप्टिकल। दे मूव विद हाई वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। हाउ एवर दे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन राउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग। इनकी वेलोसिटी हाई होने के बावजूद भी इनको मतलब सन के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने में काफ़ी समय लग जाता है। एक कॉमेट appears generally as a bright head with a long tail। कॉमेट्स कैसे अपेयर होते हैं, मतलब एक चमकीला हेड जिसकी एक लंबी टेल है। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेज द सन। जैसे जैसे ये कॉमेट सन के नज़दीक आता है तो उसकी क्या होती है, जो टेल होती है उसकी लेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। और हमेशा जो कॉमेट की टेल है वो सन से क्या होगी, दूरी की तरफ होगी, सन से हमेशा दूर की तरफ होगी। मैनी कॉमेट आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली। कुछ होते हैं कॉमेट, मतलब ज़्यादातर कॉमेट्स क्या होते हैं, हमेशा दिखाई नहीं देते, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दिखाई देते हैं। वन सच कॉमेट, इसी तरह का एक कॉमेट है हेलेस कॉमेट, जो कि अपीयर होता है हर 76 ईयर्स के बाद, मतलब हर 76 साल बाद वो दिखाई देता है। इसको लास्ट टाइम जब देखा गया था जब था 1986 में। अब आते हैं मेटेरॉइड्स। इन क्लियर डार्क नाइट we sometimes see some star appear to fall from the sky, leaving behind a long bright streak of light in the sky without any sign। हम कभी क्या देखते हैं रात के समय पे कि एक तारा जो है, एक जो स्टार है वो टूट रहा है, जिसमें मतलब पीछे से क्या है, ऐसे लाइट, जो ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट, जिसमें से लाइट निकलती हुई दिखाई देती है, जिसमें कोई साउंड नहीं होती, जैसे कहते हैं टूटा हुआ तारा। दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स बट दे आर नॉट स्टार्स। और इनको हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार्स, बट ये स्टार्स नहीं होते हैं। मीटेरॉइड्स आर चंक ऑफ रॉक्स, फ्रेगमेंट ऑफ कॉमेट्स और सैटर्ड एस्टेरॉइड्स। ये क्या होते हैं, रॉक का मतलब एक छोटा सा पीस, टुकड़ा होता है मीटेरॉइड्स, यानी कि आप कह सकते हो जो कॉमेट्स हम पढ़ के आए हैं उसका एक पीस, उसका एक हिस्सा, एस्टेरॉइड का कोई फ्रेगमेंट, उसका एक हिस्सा, फ्लोटिंग इन स्पेस विच ओकेजनली एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कि क्या करता है, स्पेस में फ्लोट करता रहता है, लेकिन क्या करता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है। एट दैट टाइम दे हैव ए वेरी हाई स्पीड, दे एक्सपीरियंस ए लॉट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर एंड द फ्रिक्शन हीट्स देम अप। तो जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, इनकी स्पीड बहुत हाई होती है, तो एयर क्या करती है, इन पर फ्रिक्शन लगाती है, यानी कि इनको अपोज फ्रिक्शन। एट द टाइम दे हैव ए वेरी हाई स्पीड, दे एक्सपीरियंस ए लॉट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर। तो एयर इन पर फ्रिक्शन लगाती है, जिसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ये क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। दे ग्लो एंड अपीयर लाइक स्टार्स। और ये क्या करते हैं, एनर्जी एमिट करने की वजह से ये क्या करते हैं, ग्लो, चमकते हैं और स्टार की तरह अपीयर होते हैं। बट दे बर्न टू गिव ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी which appears as a streak of light which is called a meteor। तो they glow and appear like star but they burn to give a large amount of heat and light। और ये क्या कहते हैं, इनमें से मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, लाइट निकलती है। which appears as a streak of light, जो क्या हमको कैसे लगती है, मतलब इस एक लाइट की स्ट्रीक जिसको हम कहते हैं मीटियोर। दे इवेपोरेट क्विकली, दिस इज़ वाई द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ये एवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब बहुत कम समय के लिए ये दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसीलिए ये दिस इज़ वाई द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, इसीलिए ये क्या है, बहुत कम समय के लिए दिखाई देते हैं। However, some meteors are so large that they do not completely burn। कुछ meteor इतने बड़े होते हैं वो completely burn भी नहीं हो पाते and evaporate before they reach the earth surface। यानी कि कुछ meteor इतने बड़े होते हैं कि वो completely burn होने से पहले evaporate हो जाते हैं, जब तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचते भी नहीं है। द अनबर्न्ड पार्ट ऑफ मेटियोर दैट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड ए मेटियोराइट। और जो हिस्सा मेटियोर का कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता, मतलब अनबर्न्ड रह जाता, जला हुआ नहीं रहता, जला हुआ पार्ट जो नहीं है, जो पार्ट मेटियोर का जला हुआ नहीं है जो अर्थ पे पहुंचता है, उसको हम कहते हैं मेटियोराइट। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट
that revolves around a planet इज़ नोन एज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। किसका? प्लैनेट का। वीनस एंड मरकरी के पास कोई मून नहीं है, अर्थ के पास एक मून है, मार्स के पास 2 मून है, और आउटर प्लैनेट यानी मार्स के बाद जो भी प्लैनेट हैं, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस, इनके पास बहुत सारे मून्स हैं। द अर्थ्स मून, द मून इज़ हेल्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। यानी कि अर्थ और मून के बीच में क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर। अर्थ से जो मून की डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर। द मून कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज। यानी कि अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में मून को कितना टाइम लगता है? 27 डेज 3 आवर्स। इट ऑल्सो टेक्स 27.3 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट ओन एक्सिस। अपने खुद के एक्सिस पे मून को एक चक्कर लगाने में भी सेम टाइम लगता है, 23 डेज एंड 3 आवर्स। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ 3,476 किलोमीटर विच इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो मून है, मून का डायमीटर है 3,476 किलोमीटर, जो अर्थ के डायमीटर का कितना है? 1/4 यानी कि 1/4। इट्स मास इज़ अबाउट 181th दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो मास है उसका 1/81 टाइम्स किसका मास है? मून का मास है। द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। यानी कि अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 1/6 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये इसलिए चमकता है क्योंकि ये जो मून है इस पर जो सनलाइट पड़ती है ये उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। सरफेस ऑफ द मून, देयर आर मैनी क्रेटर ऑफ डिफरेंट साइज ऑन द मून। दे आर ऑल्सो सम हाई स्टीप माउंटेन्स ऑन द मून। मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड नो वाटर ऑन इट। मून पे माउंटेन्स हैं, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और वहाँ पे पानी भी नहीं है। द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पहला मैन जिसने मून पे कदम रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ही लैंडेड ऑन द मून ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम। इंडियन टाइम के हिसाब से मून पे उन्होंने जब कदम रखा था तो वो कब था? 21 जुलाई 1969। Phases of moon. The moon completes one revolution around the earth in 27.3 days. It also rotates once on its axis in the same period of time. मतलब जितने टाइम में मून एक चक्कर लगाता है अर्थ का उतने ही टाइम में वो अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाता है। इट्स रेवोल्यूशन एंड रोटेशन आर सच दैट द ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस अस। मतलब इसका रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना और अपने एक्सिस पे चक्कर लगाना कुछ इस तरीके से है कि हमेशा कुछ इस तरीके से कि मून की एक ही साइड अर्थ को फेस करती है। द अदर साइड इज़ नेवर विजिबल टू अस। जो दूसरी साइड है उसको वो हमें कभी विजिबल ही नहीं होती। द साइड दैट फेजेज अस इज़ ऑल्सो नॉट फुली विजिबल ऑल द टाइम। और जो साइड अर्थ को फेस करती है वो भी हमें फुली विजिबल नहीं होती है। वी ओनली सी दैट पोर्शन ऑफ इट विच रिफ्लेक्ट सनलाइट टू अस। और हम मून का केवल वही पोर्शन देख पाते हैं जैसे कि सनलाइट आई मून से, सनलाइट आई सन से और ये आके मतलब सनलाइट गिरी मून से, तो मून से मून का जो पोर्शन सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगा और जो अर्थ पे मतलब हम तक पहुंचेगी सिर्फ उतना ही पोर्शन हम क्या है हमको दिखाई पड़ता है। दिस चेंजेस एवरी डे एज द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन अर्थ एंड द मून चेंजेस एवरी डे। और ये हर दिन बदलता रहता है क्योंकि सन की पोजीशन, अर्थ की पोजीशन और मून की पोजीशन क्या है बदलती रहती है। When the moon is in between the earth and the sun, we do not see the moon at all. It is called the new moon or no moon. जब अर्थ के और सन के बीच में मून होता है तो हमको मून दिखाई नहीं पड़ता है, इसको हम कहते हैं न्यू मून या नो मून। 2 or 3 days after this वी सी ओनली ए पार्ट ऑफ द मून। इसके 2 या 3 दिन बाद हमको मून का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखाई पड़ता है, इसको हम कहते हैं क्रीसेंट मून।
Gradually, the bright portion of the moon increases. Within a week, we see half of the moon. This is called the first quarter. धीरे धीरे मून का जो वो है ब्राइट पोर्शन वो बढ़ता जाता है और एक हफ्ते में हमें आधा मून दिखाई पड़ता है. इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर. व्हेन वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून, इट इज़ कॉल्ड द गिब्बस मून. जब हमें आधे से ज़्यादा मून दिखाई पड़ता है उसको कहते हैं गिब्बस मून. ऑन द 15th डे, 15वें दिन, आफ्टर द न्यू मून या फिर नो मून के 15 दिन बाद हमको पूरा चांद दिखाई पड़ता है. व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, मतलब जब अर्थ सन के और मून के बीच में होगी तो हमें पूरा चांद दिखाई पड़ेगा, और जब मून अर्थ और सन के बीच में होगा तो हमें कोई भी चांद नहीं दिखाई पड़ता है, कोई भी मून दिखाई नहीं पड़ता, जिसको हम कहते हैं नो मून ना या फिर न्यू मून. देयर आफ्टर द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून रिड्यूसेस एंड 15 days आफ्टर द फुल मून और वी अगेन हैव द न्यू मून. फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो ब्राइट पोर्शन होता है, वो जो मून होता है उसका ब्राइट पोर्शन क्या है, घटता जाता है, और 15 दिन, फुल मून के 15 दिन बाद हमको क्या दिखाई पड़ता है, फिर से न्यू मून या फिर इसी को हम बोलते हैं नो मून. यानी कि अब हमारा मून अर्थ और सन के बीच में आ गया. द टाइम पीरियड बिटवीन वन न्यू मून एंड द नेक्स्ट इज़ ए लिटिल ओवर 29 days. यानी कि जब हमें मतलब कोई भी मून दिखाई नहीं पड़ रहा है और नेक्स्ट मून जब हमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी 2 न्यू मून के बीच में टाइम जो होता है वो होता है लगभग 29 days. या फिर हम कह सकते हैं जब हमें पूरा मून दिखाई देता है उसके अगला पूरा मून जब दिखाई देगा उसके बीच में जो टाइम होता है वो कितना होता है, 29 days. द चेंजिंग शेप्स ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर नोन एज फेजेस ऑफ द मून. यानी कि जो कंप्लीट मून होता है फिर उसमें से क्या होता है, चांद का साइज़ घटता जाता है. ब्राइट है, फिर थोड़ा सा कम ब्राइट, फिर थोड़ा सा कम ब्राइट, फिर थोड़ा सा कम ब्राइट, फिर फुली डार्क हो जाता है. इसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून. आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो हमने नेचुरल सैटेलाइट पढ़े. नेचुरल सैटेलाइट क्या थे, हमने बोला कि प्लैनेट के चारों तरफ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ रिवॉल्व करती हैं यानी चक्कर लगाती हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट. जैसे कि अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है मून. ये तो हो गया नेचुरल सैटेलाइट की बात. अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में. मैन मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. जो सैटेलाइट हमने बनाया मैन मेड जो होते हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं उनको कहते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट. दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ, दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट द मून. ये अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं और लेकिन ये जो वो होता है मून तो अपनी एक ऑर्बिट है उसमें घूमता है जिसमें अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस होती है. लेकिन ये जो होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट जितनी दूरी पर होते हैं उससे कम डिस्टेंस में ही घूमते हैं. द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 वॉज सेंट अप बाय द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन इन 1957. पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च किया था वो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन ने 1957 में किया था जिसको कहते हैं स्पुतनिक 1. सिंस देन थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट हैव बीन सेंट अप बाय वेरियस कंट्रीज. और तब से लेके अब तक बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत सारे सैटेलाइट्स क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं. इंडिया सेंट इट फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट ऑन 19 अप्रैल 1975. इंडिया ने अपना पहले सैटेलाइट लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 को. सम अदर इंडियन सैटेलाइट हैं जैसे कुछ और इंडियन सैटेलाइट हैं भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसेट सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट जैसे कि 1A to 1D, 2A to 2E, 3A to 3E, 4A, 4B, 4CR, 1RS, कल्पना 1, EDU सेट ETC. चंद्रयान 1 मून व्हीकल इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू द मून. मतलब इंडिया का पहला मिशन चंद्र मिशन, चांद मिशन जो था वो कौन सा था, चंद्रयान 1. द अनमैन्ड ल्यूनार एक्सप्लोरेशन मिशन इंक्लूडेड ए ल्यूनर ऑर्बिटर एंड एन इम्पैक्टर. स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 22 अक्टूबर 2008. पहली बार मतलब इसको लॉन्च जब किया गया था वो था 22 अक्टूबर 2008. द व्हीकल वॉज सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू lunar orbit the vehicle was successfully inserted into
lunar orbit on 8 नवंबर 2008. Its mission was to explore the surface of the moon. यानी कि जो इसमें जो व्हीकल था चंद्रयान 1 वो सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ था किसमें, ल्यूनर की ऑर्बिट में 8 नवंबर 2008 को. इसका मिशन था मून की सरफेस को एक्सप्लोर करना. यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग में यूज़ करते हैं, यानी कि दूरी से, डिस्टेंस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर प्लैनेट, स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़. आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ करके हम दूसरे प्लैनेट के बारे में, स्टार्स के बारे में और जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, मून वगैरह, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. यूज्ड इन वेदर फॉरकास्टिंग, इन प्रिडिक्शन ऑफ स्टॉर्म, रेनफॉल, स्नोफॉल. यानी कि वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. हमें जैसे कि प्रिडिक्ट करना है स्नोफॉल, रेनफॉल, स्टॉर्म, इन सब में भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ करते हैं. यूज़ इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, इसके लिए भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ करते हैं. ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न, रेडियो में भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ करते हैं. एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, क्रॉप डिसीज़, क्रॉप फेल्योर, इन सब के बारे में भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ करते हैं. यूज्ड इन सर्वेइंग नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे नेचुरल रिसोर्सेज का सर्वे करने के लिए. स्पॉटिंग अंडरग्राउंड वाटर, ऑयल्स, मिनरल्स, इन सब को पता करने के लिए भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ करते हैं. यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशन, कीपिंग आइज ऑन द मूवमेंट ऑफ एनिमी ट्रूप्स. मिलिट्री ऑपरेशन, जो एनिमी है, हमारे दुश्मन वगैरह हैं, उन पर नज़र रखने के लिए भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर ख़त्म.